हेलो फ्रेंड्स, तो कंटिन्यू करते हैं अपने लॉ के लेक्चर को, लॉ की वीडियो को, और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 9 के टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन पे और पेज नंबर 83 क्वेश्चन नंबर 4। हैरी लिमिटेड इज अ कंपनी रजिस्टर्ड इन थाईलैंड। हैरी लिमिटेड एक कंपनी रजिस्टर्ड है कहाँ? थाईलैंड में। एसकेपी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन इंडिया। अब एसकेपी लिमिटेड रजिस्टर्ड है इंडिया में। ए होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ हैरी लिमिटेड, जो कि सब्सिडरी किसकी है? थाईलैंड में जो कंपनी है हैरी लिमिटेड की। सब्सिडरी मतलब क्या होता है? जिसके शेयर्स मोर देन 50% किसी दूसरी कंपनी ने होल्ड किया है तो वो उसकी होल्डिंग कंपनी कहलाती है और ये उसकी सब्सिडरी कहलाती है। ठीक है। अब डिसाइडेड टू फॉलो डिफरेंट, और उन दोनों ने डिसाइड किया है, जो सब्सिडरी कंपनी है ना हैरी लिमिटेड की, होली अनडिसाइडेड टू फॉलो एसकेपी लिमिटेड, वो जो चाहते हैं कि भाई जो फाइनेंशियल ईयर है वो अलग अलग हम रखना चाहते हैं, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया। अकाउंट जो आउटसाइड इंडिया के अकाउंट्स हैं उसके लिए डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर रखना चाहते हैं ताकि कंसोलिडेशन कर पाए। तो क्या ऐसा रख सकते हैं? डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर रख सकते हैं। बताइए इसके रिगार्डिंग प्रोविजन क्या है। Where a company or body corporate which is holding company or a subsidiary or associate company of a company incorporated outside India, अगर कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट या कोई होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी उसकी है जो कि कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, तो उसको रिक्वायर टू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉर कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया। तो उसको दूसरा फाइनेंशियल ईयर अडॉप्ट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा कंसोलिडेशन के लिए, जो भी कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट है उनके लिए। ठीक है। The central government may, on application made by the company or body corporate in such form and manner as may be prescribed, allow any period as its financial year, whether or not that period is a year. अब सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसकी एप्लीकेशन पे जो कंपनी एप्लीकेशन देगी तो अलाउ कर सकती है कि फाइनेंशियल ईयर आप दूसरा रख सकते हो, जरूरी नहीं कि वो एक कंप्लीट ईयर का ही हो। Any application pending before the tribunal as on the date of commencement of the company's amendment Ordinance 2018 shall be disposed of by the tribunal in accordance with the provision applicable to it before such commencement. अगर कोई एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है तो उसके ऊपर वही पुराना वाला लॉ ही एप्लीकेबल होगा और उसके हिसाब से वो सारे केसेस वो रिजॉल्व करेंगे। ऑल्सो ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अगर कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इस एक्ट की ऑर्डिनेंस एक्ट कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 आने से पहले तक अगर वो एग्जिस्टेंस में सेल within a period of 2 years from such commencement align its financial year as per the provision of this, तो 2 साल के अंदर अंदर अपने फाइनेंशियल ईयर को ऐसा कर लो जो इस लॉ में कहा गया है। ठीक है, एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज। नाउ एसकेपी लिमिटेड इज एडवाइज टू फॉलो द प्रोसीजर अकॉर्डिंगली, तो एसकेपी लिमिटेड को एडवाइज किया जा रहा है भैया इस प्रोसीजर को आप फॉलो करो। Now we are on question number 5. Ravi Limited maintained its books of account under single entry system of accounting. रवि लिमिटेड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, जबकि हमने तो पढ़ा है कि डबल एंट्री सिस्टम में मेंटेन करना है, एक्रूअल बेसिस पे करना है। तो बताइए इसके लिए क्या प्रोविजन है। सेकंड, स्टेट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ कंपनी। बताइए कौन कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है कि बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे से बननी चाहिए, कंप्लायंस में होनी चाहिए। Now third, whether a company can keep books of account in electronic mode accessible only outside India, क्या कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट रख सकती है एक्सेसिबल ओनली आउटसाइड इंडिया, जो कि आउटसाइड इंडिया ही एक्सेसिबल होगी। तो 5 में पार्ट में एक एक करके तीनों का जवाब देना है। तो पहले में तो हमने वही देखा डबल एंट्री सिस्टम, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते एक लाइन में। तो पहले आपको लिखना होगा एज पर द कंपनीज एक्ट एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल फॉर एवरी। पहले तो कहानी बना दी भाई सारी कंपनीज को प्रिपेयर करना पड़ता है अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को और दूसरे रेलेवेंट बुक्स और पेपर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर साल हर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, वो तो सबको पता है लेकिन लिखना है। नाउ दीज बुक्स ऑफ अकाउंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स, और ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो ट्रू और फेयर व्यू होना चाहिए, सही होना चाहिए जानकारी जो उसमें जो भी कंपनीज की एक्टिविटी चल रही है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ ब्रांच ऑफिस का भी चीजें मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, दीज बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी केप्ट ऑन एक्रूअल बेसिस, ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से होनी चाहिए। लेकिन हेंस मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम
ऑफ अकाउंटिंग बाय रवि लिमिटेड इज नॉट परमिटेड। इसलिए अब जो ये बना रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो परमिटेड नहीं है। ठीक है, अब सेकंड तक किसकी जिम्मेदारी है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखने की? तो पहला मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, तीसरा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO, और चौथा एनी अदर पर्सन ऑफ अ कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड विद ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद द प्रोविजन, या कोई भी अदर पर्सन जिसको बोर्ड ने ऑथराइज कर दिया। थर्ड, क्या इलेक्ट्रॉनिक मोड में कंपनी रख सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट? इसके लिए रूल है पहला, A. The books of account and other relevant books and papers maintained in electronic mode shall remain accessible in India so as to be usable for subsequent reference. Books of account maintain कर सकते हो लेकिन वो accessible कहाँ होनी चाहिए? इंडिया में, जिसका हम further use कर सके। Second, there shall be proper system of storage, retrieval, display or printout of the electronic records as the audit committee if any board may deem appropriate, and such records shall not be disposed or rendered unusable unless permitted by law. जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हो, रख रहे हो बुक्स अकाउंट, उसकी स्टोरेज, कैसे वो डाटा निकाला जाएगा, उसकी डिस्प्ले, उसका प्रिंट आउट, जब भी ऑडिट कमेटी को जरूरत पड़ी, बोर्ड को जरूरत पड़ी तो वो निकाल सकते हैं, है ना, अनयूजेबल ना हो कि ऐसा है कि हम निकाल ही नहीं पा रहे। C. The backup of the books of account and other accounts and papers of the company maintained including at a place outside India. अगर इलेक्ट्रॉनिकली इंडिया बना रहे हो, आउटसाइड बना रहे हो, उसका बैकअप जरूर होना चाहिए। And it shall be kept in server physically located in India on a period, और उसको फिजिकली भी किसी लोकेशन पे रखना पड़ेगा। अब ऐसे जो वो कह रहे हैं आउटसाइड इंडिया वाली तो गलत बात हो गई। Hence a company cannot keep of account in electronic media accessible only outside India। भैया सिर्फ बाहर से या हो सकी है, ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, second last question of this chapter. The government of India is holding 51% of the paid up equity share capital of Sun Limited। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो होल्ड करती है 51% पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल सन लिमिटेड की। सन लिमिटेड की 51% होल्डिंग है। Now the audited financial statements of Sun Limited for the financial year 21-22 were placed at its annual general meeting। अब जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 21-22 की वो एनुअल जनरल मीटिंग में दे दी गई है कंपनी की, जो कि 31 अगस्त 2022 को हो रही है। हाउएवर पेंडिंग द कमेंट्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन द सेड अकाउंट द मीटिंग वाज एडजर्न, क्योंकि उस पर कमेंट्स पेंडिंग है CAG के, तो मीटिंग एडजर्न हो गई विदाउट एडॉप्शन ऑफ द अकाउंट्स। अकाउंट को एडॉप्ट नहीं किया गया बुक्स ऑफ अकाउंट को, और मीटिंग एडजर्न हो गई। Now, on receipt of CAG comments on the accounts, the adjourned annual general meeting was held on 15th of October 2022। अब CAG ने अपने comments दे दिए, फिर adjourned annual general meeting होती है 15 अक्टूबर 2022 को। Whereas the accounts were adopted, जहाँ जिसमें accounts को adopt कर लिया गया। Therefore, Sun Limited filed its financial statement relevant to the financial year 21-22 with the registrar of company on 12th of November। अब इसलिए वो 12 नवंबर को वो फाइल कर रहे हैं। ठीक है, अपने फाइनेंशियल एग्जामिन विद रेफरेंस टू द एप्लीकेबल ऑफ द कंपनीज, क्या अब कंपनीज के ऊपर क्या इसकी प्रोविजंस एप्लीकेबल है कंपनीज की फाइलिंग को लेकर, रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ अकाउंट्स विद द रजिस्टर बताइए। वैसे तो देखो जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसके 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए, चाहे वो अनअडॉप्टेड ही फाइल कर दे फिर बाद में अडॉप्टेड फाइल कर दो। अब इस केस में क्या है कि 31 अगस्त की जगह जो मीटिंग हुई वो एडजर्न हो गई 15 अक्टूबर को, तो ऐसे केस में मीटिंग होनी चाहिए थी 30 सितंबर, तो 30 सितंबर से 30 अक्टूबर मतलब विद इन 30 डेज अगर बात करें तो 30 अक्टूबर तक तो ये फाइल हो ही जानी चाहिए। लेकिन ये कर रहे हैं कब फाइल? 12 नवंबर को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर को मीटिंग हुई तो 15 नवंबर तक का टाइम है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है कि चाहे मीटिंग हो या ना हो, जिस दिन हो जानी चाहिए थी मीटिंग कब तक हो जानी चाहिए थी? 30 सितंबर तक हो जानी चाहिए थी। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं। तो ये कंपनी तो गलत कर रही है, जिसका आपको आंसर लिखना पड़ेगा कि आप देखो जी, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रोविजन to section 137 of the Companies Act, where the financial statements are not adopted at the annual general meeting or adjourned annual general meeting, such unadopted financial statement along with the required documents shall be filed with the registrar within 30 days of the date of annual general meeting, and the registrar shall take them in records as a provisional till the financial statements are filed with him after their adoption in the adjourned annual general meeting for that purpose। या चाहे अनअपडेटेड ही क्यों ना हो मीटिंग में, आप उसको रजिस्ट्रार को फाइल कर दो विद इन 30 डेज मीटिंग के, और वो उसको प्रोविजनल मार्क कर देंगे कि ये अभी प्रोविजनल है। अकॉर्डिंग टू सेकेंड प्रोविजो
of the Companies Act, financial statement adopted in the adjourned AGM shall be filed with the registrar within 30 days of the date of such adjourned AGM with such fee or such additional fee as may be prescribed। अब जब एडजर्न AGM में अकाउंट्स को अडोप्ट कर लिए तो वहां से भी 30 दिन के अंदर अंदर अडोप्टेड अकाउंट को भी आप फाइल कर दो फीस के साथ, ठीक है ना। इन द इंस्टेंट केस द अकाउंट ऑफ सन लिमिटेड वर अडोप्टेड एट द एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड ऑन 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को अकाउंट अडोप्ट हो गया, 12 नवंबर को आप कर रहे हो, विद इन 30 डेज कर रहे हो, ये ठीक है। नाउ बट सन लिमिटेड हैज नॉट फाइल्ड इट्स अनएडोप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लेकिन सन लिमिटेड ने अनएडोप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया 30 दिन के अंदर अंदर, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग थी 31 अगस्त को। हेंस Sun Limited has not complied with the statutory requirements regarding filing of unadopted accounts with the registrar। अभी जो unadopted accounts फाइल नहीं हुआ तो इसको लेकर statutory requirement पूरी नहीं हुई, but has certainly complied with the provision of filing of adopted accounts within due date with the registrar। लेकिन जो adopted accounts जिस adjourned मीटिंग में अकाउंट्स अडॉप्ट हो गए उसके 30 दिन के अंदर अंदर तो फाइल कर दिया, तो आधा नियम तो फॉलो किया है, बट अनएडॉप्टेड अकाउंट्स को लेकर उन्होंने रूल्स फॉलो नहीं किए हैं। Now the last question of this chapter is the income tax authority in the current financial year 22-23 observed during the assessment proceeding a need to reopen the accounts of Chetan Limited for the financial year 11-12। इनकम टैक्स अथॉरिटी 22-23 में ऑब्जर्व कर रही है, जब वो असेसमेंट कर रहे थे कि इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट को रीओपन करना है, वो भी 11-12 से, एंड देयरफॉर उन्होंने एक एप्लीकेशन फाइल की है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में NCLT में टू इशू द ऑर्डर टू चेतन लिमिटेड, कि चेतन लिमिटेड का ऑर्डर इशू करो कि रीओपन करे अपने अकाउंट्स को एंड रिकास्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की 11-12 से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को दे। नाउ एग्जामिन द वैलिडिटी एप्लीकेशन फाइल द इनकम टैक्स अथॉरिटी। अब इनकम टैक्स अथॉरिटी ने जो एप्लीकेशन फाइल किया है NCLT में, क्या वो सही है? देखा जाए तो 8 साल से पुराने की बात कर रहे हैं वो अकाउंट्स चाहिए, तो अब देखते हैं। As per section 130 of the Companies Act, a company shall not reopen its books of account and not recast its financial statement unless an application in this regard is made by the central government, the income tax authority, the Security and Exchange Board, and any other statutory body or authority or any person concerned, and an order is made by a court or competent jurisdiction or the tribunal। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी, स्टैट्यूटरी बॉडी, है ना, कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे कंपनी कर सकती है, रीओपन कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। नाउ द रेलेवेंट अर्लियर अकाउंट्स वर प्रिपेयर्ड इन अ फ्रॉडलेंट मैनर। कब कर सकती है? जबकि पुराने साल के जो अकाउंट्स बनाएंगे वो फ्रॉड करके बनाएगी, गलत बनाएगी। द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड। जो कंपनी की जो एक्टिविटी थी वो मिसमैनेज थी उस पीरियड में। कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसकी सच्चाई पे डाउट है, तब वो कर सकते हैं। हाउएवर नो ऑर्डर शैल बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग of books of account relating to period earlier than 8 financial year immediately preceding the current financial year के पिछले 8 साल से पहले का अकाउंट ओपन करने की ऑर्डर नहीं दे सकते। Now in the given instance an application was filed for reopening and recasting the financial statement Chetan Limited for the financial 11-12 which is beyond 8 financial year immediately। अब इस केस में 11-12 की बात करें जो कि 8 साल पुराने से भी पहले का पीरियड है। दो एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी टू NCLT इज फाइल, एप्लीकेशन जो फाइल किया इनकम टैक्स अथॉरिटी को वो तो वैलिड है। इट्स रिकमेंडेड फॉर रीओपनिंग और रिकास्ट फाइनेंशियल फॉर द पीरियड अर्लियर देन 8 फाइनेंस इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करंट। लेकिन जो 8 साल पिछले की फाइलिंग की जो बात कर रहे हैं वो इनवैलिड है। उनकी एप्लीकेशन इनकम टैक्स अथॉरिटी को तो वैलिड है, लेकिन जो 8 साल पुराने के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं वो इनवैलिड है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ कि कुछ तो आ ही रहा होगा समझ में, कुछ तो मदद मिल रही होगी इन वीडियोस से। तो आगे के चैप्टर्स भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।